प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव को जो जोड़ा है वो बहुत ही हास्यास्पद था। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए वो बॉम्ब साइकिल पर रखे थे। उन्होंने साइकिल का धागा पकड़कर साइकिल जो चुनाव चिन्ह है समाजवादी पार्टी का उसको हाथ में पकड़ा और सीधा उन आतंकवादियों का रिश्ता समाज पार्टी पर चस्पा कर दिया। प्रधानमंत्री के स्तर पे एक बहुत सीनियर राजनेता जब ऐसी छिछोरी बात करता है तब ये सोचने के लिए इंसान मजबूर होता है कि क्या राजनीति में अब कोई मुद्दे रहे नहीं। क्या हम ये कह सकते हैं कि साइकिल से समाजवादी पार्टी से जोड़ के क्या साइकिल समाजवादी पार्टी के मत्थे चढ़ा दी, ऐसी चढ़ा दी कि क्या हर साइकिल चलाने वाला समाजवादी है, क्या हर साइकिल मैन्युफैक्चरर समाजवादी है। ये खोखलापन राजनीति का इसलिए सामने आता है जब आपके पास मुद्दे नहीं होते, और आपके पास मुद्दे इसलिए नहीं होते क्योंकि आप अब कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हो। जितना आपने बोला पिछले 2014 से उसको क्रियान्वयन करने में बुरी तरह से नाकाम रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखड़े बोलता है। अशोक वानखड़े बोलता है तो फिर अशोक वानखड़े तोलता है। चुनाव का समय है और इस बार तुलेंगे नेता, लेकिन जो मैं नहीं करना चाहता कई बार वो करना पड़ता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक भी है, आज उन्हें तोलना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी क्या, नरेंद्र मोदी गुजरात की विकास गाथा, नरेंद्र मोदी भारत को विश्व गुरु, नरेंद्र मोदी 56 इंच का सीना, नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास, ये तमाम बातें नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ती है क्योंकि ये तमाम बातें 2014 से पहले से हम सुनते आए हैं। नरेंद्र मोदी का केंद्रीय राजनीति में आना, प्रधानमंत्री बनना, दूसरी बार पहले से ज़्यादा लोकसभा में सीटें लेके आना, इस बात को रेखांकित करता है कि इस देश ने उन्हें दिल खोल के प्यार किया, जो वो कहते हैं उस पर विश्वास किया। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में जब हम उस विकास की गाथा को सुनना चाहते हैं तो जो सामने बातें आ रही है पिछले कई दिनों से, तब से बार बार लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जो कह रहे थे 56 इंच का सीना हो, विकास की गाथा हो, विश्व गुरु हो, आत्मनिर्भरता हो, ये तमाम बातें क्या सिर्फ जुमले रह गए हैं? क्योंकि कुल मिला के फिर घूम फिर के हम उसी कैराना पे आते हैं, उसी हिंदू मुसलमान पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी के नाम पे 2017 में इतना मैसिव मैंडेट बीजेपी को मिला, शायद किसी को नहीं मिला होगा। लोकसभा 2014, लोकसभा 2019 और विधानसभा 2017 में 300 पार बिना मुख्यमंत्री का चेहरा लिए, मात्र नरेंद्र मोदी के चेहरे पे, डबल इंजन की सरकार पे, गुजरात के मॉडल पे, और सब गरीबों को, बाकी पिछड़ों को लग रहा था कि ये ऐसी सरकार आएगी जो न सिर्फ दलितों की होगी, न सिर्फ यादवों की होगी, लेकिन सबकी होगी। हुआ क्या? सरकार बनते समय योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया, जिनको विधानसभा तक चुनाव लड़ने नहीं दिया था या उनके लोगों को टिकट नहीं दिए थे। और फिर योगी आदित्यनाथ ने जैसा गोरखपुर का मठ चलाते हैं उसी शैली में सरकार चलाई उत्तर प्रदेश की। जो गोरखपुर की राजनीति थी ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर, वो ठाकुर वर्सेस रेस्ट करके एक 4.5 साल 5 साल तक जो मंजर देखा है यूपी ने, वो मैं आपसे क्या बताऊं, क्योंकि आप स्वयं, कई दर्शक जो है यूपी में रहते हैं, वो जानते हैं क्या हुआ। लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि नरेंद्र मोदी जी की तमाम योजनाएं जो बार बार वो उल्लेखित करते हैं उसका उल्लेख होगा। लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट्स आने लगी थी चुनाव के पहले से ही, तभी लग रहा था कि ये फिर हिंदू मुसलमान करने ही जा रहे हैं, क्योंकि 20% मुसलमान के खिलाफ 80% हिंदुओं को इकट्ठा कर आप एक ऐसा छाता खोल देते हो जहां मतों का ढेर लगता है और आप सत्ता में आते हो। ये पुराना जो फार्मूला है वो फिर से लगाने का प्रयास किया, और मैं तभी से वार्न कर रहा था। प्रधानमंत्री जी का 15 अगस्त का भाषण लाल किले के प्राचीर पे, उन्होंने तो 15 अगस्त के दिन तमाम बातें कही, लेकिन एक बात और की जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान लाना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि हमें 14 अगस्त को भी नहीं भूलना चाहिए, जब वहाँ से पाकिस्तान से ट्रेनें लाशों से भर के भारत आई थी। इसके मायने क्या है? तमाम हिंदू जो भारत आ रहे थे, रास्ते में ट्रेन पे हमला करके मुसलमानों ने उनको काट दिया। यही बात फिर से वो दोहरा रहे थे 75 साल बाद। कई बात समाज में हम कहते हैं कि पुराने ज़ख्मों को कुदेरने से नासुरी बन जाता है। ये नासुर क्यों बनाना चाहते हैं? पाकिस्तान के मुसलमानों ने जो हिंदुओं पर अत्याचार किए
उसका बदला यहाँ के मुसलमानों से क्यों लेना चाहते हैं? क्यों प्रधानमंत्री 1947 की अगस्त 14 याद करना चाहते हैं? तभी मुझे लग रहा था कि उत्तर प्रदेश के चुनाव सामने हैं और इसीलिए अभी से उसका एक कैनवास बनना, फ्रेम बनना तय था। उसके बाद तमाम बातें हुई, मुल्ला, टोपी, तालिबान, कब्रिस्तान, जिन्ना और हमलावर लगातार समाजवादी पार्टी पर। क्यों? कि उत्तर प्रदेश में यदि कोई बीजेपी को पूरी ताकत से टक्कर दे रहा है तो वो समाजवादी पार्टी है, और इसी समाजवादी पार्टी को मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगते आ रहे हैं। और इसी को साथ में रखते हुए, समाजवादी पार्टी का पुराना इतिहास साथ में रखते हुए, लगातार प्रधानमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, यहाँ तक कि जो एक लिबरल फेस माना जाता है बीजेपी में, शिवराज सिंह चौहान, वो भी ऐसी भाषा पे उतर आए, क्योंकि शायद उनको भी लगा कि यदि मैं ये भाषा नहीं बोलूँगा तो वर्तमान में जो भाजपा है उसका मैं सदस्य नहीं कहलाऊँगा। यही कारण है कि लगातार मुसलमानों को किसी न किसी प्रकार से चुनाव की राजनीति में खींचने का प्रयास कर रहा है। लेकिन ये तो राजनीतिक चाल है। आप कहोगे कि ये नई बात क्या है, भारतीय जनता पार्टी ऐसी ही करते आ रही है। लेकिन प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य जो इतना हास्यास्पद था कि कोई साल पहले अहमदाबाद में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसमें कई लोग मारे गए, कई बॉम्ब ब्लास्ट हुए सीरीज़ में, वो लोग पकड़े गए, सालों उन पे केस चला और फिर न्यायालय ने उनमें से कईयों को फांसी की सज़ा दी और कईयों को आजीवन कारावास। इतनी बड़ी फांसी की तादाद में फांसी की सज़ा देने की शायद पहली बार स्वतंत्र भारत में पहला किस्सा हम कह सकते हैं। उसको प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव को जो जोड़ा है वो बहुत ही हास्यास्पद था। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए वो बॉम्ब साइकिल पर रखे थे, गाड़ी में नहीं रखे थे, ऑटो में नहीं रखे थे, साइकिल पे ही रखे थे। क्यों रखे थे साइकिल पे? क्या साइकिल का और समाजवादी पार्टी का और उन आतंकवादियों का कनेक्शन है? उन्होंने साइकिल का धागा पकड़कर, साइकिल जो चुनाव चिन्ह है समाजवादी पार्टी का, उसको हाथ में पकड़ा और सीधा उन आतंकवादियों का रिश्ता समाज पार्टी पर चस्पा कर दिया। प्रधानमंत्री के स्तर पे एक बहुत सीनियर राजनेता जब ऐसी छिछोरी बात करता है तब ये सोचने के लिए इंसान मजबूर होता है कि क्या राजनीति में अब कोई मुद्दे रहे नहीं? क्या कोई विकास की गाथा थी ही नहीं? ये सिर्फ हवाबाजी थी। ये तमाम घोषणाएं जो होती थी ये जुमले साबित हुए। यही कारण है कि बार बार हिंदू मुसलमान पे आपको उतरना पड़ता है। यदि आपने यथार्थ के धरातल पे कुछ किया होता, यदि वो योजना के लाभान्वित लोग इतने होते, यदि राम राज्य स्थापित हो चुका उत्तर प्रदेश में, तो फिर तो नरेंद्र मोदी जी को तो सभा लेने की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोग कुछ हद तक अशिक्षित हो सकते हैं लेकिन मूर्ख नहीं हैं। उन्होंने लगातार पिछले कई चुनाव में 2007, 2012, 2017 में लगातार परिवर्तन कर ये बात बताई है कि यदि उनके मन मुताबिक सरकार नहीं आती है और सरकार झूठे वादों पे आती है तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, चाहे मायावती जी हो, चाहे अखिलेश हो और अब वर्तमान में योगी हो। तो इस साइकिल को लेकर जब प्रधानमंत्री जी ने बोला तब मुझे बड़ी हंसी आई। तो मैंने देखा कि ये जो अहमदाबाद में जो साइकिल पे बॉम्ब ब्लास्ट हुए, क्या ये समाजवादी पार्टी के साथ कहीं जुड़ते हैं क्या? फिर जब मैंने थोड़ा इतिहास खंगाला तो मुझे बड़े बेहतरीन फैक्ट्स मिले। भारत में सबसे पहले साइकिल का जो जिक्र है बॉम्ब ब्लास्ट में, वो होता है 2006 में मालेगांव में जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। वो बम भी साइकिल पे ही रखे गए थे और उस ब्लास्ट में रिस्पॉन्सिबल करके जो संघ से जुड़े या तो पूर्व प्रचारक, मैं नहीं कहता कि संघ के वो वर्तमान में जब ब्लास्ट हुआ तब थे, लेकिन संघ के साथ जुड़ाव जिसका पहले था, ऐसे सुनील जोशी के खिलाफ नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने चार्जशीट फाइल की हुई है। मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। ये सितंबर
2008 की बात है, मालेगांव में जब बम ब्लास्ट हुए और उसमें कई मुसलमान और कई लोग मारे गए। मालेगांव ये महाराष्ट्र में मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। फिर हम आते हैं नवंबर 7 में वाराणसी, लखनऊ, फिरोजाबाद में बम ब्लास्ट हुए, उसमें 25 लोग मारे गए। इंडियन मुजाहिदीन ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, बम साइकिल पे रखे थे। 23 में 2007 गोरखपुर में 3 ब्लास्ट हुए, बम साइकिल पर रखे हुए थे। मई 2008 में 9 बम जयपुर में फटे, 71 लोग मारे गए, बम साइकिल पर रखे हुए थे। जुलाई 26 2008 में 22 बम ने 56 लोगों को अहमदाबाद में मारा, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे थे। ये 2008 का केस था, जिसमें कई लोगों को 38 लोगों को फांसी की सज़ा हो गई, कई लोगों को आजीवन कारावास हुआ, और ये भी बम जो थे साइकिल पे थे। 1 अगस्त 2012 में पूना में लो इंटेंसिटी के 4 बम फूटे, वो भी साइकिल पे ही थे। 21 फरवरी 2013 में 18 लोग मारे गए हैदराबाद में, वो जो बम फटा था वो भी साइकिल पे रखा गया था। ये जो कुछ लेखा जोखा मुझे मिला, तो साइकिल पे बम रखना ये कोई नई बात नहीं है। अब ये मैं कह सकता हूँ मुलायम सिंह जी का दुर्भाग्य ही कहे कि अक्टूबर 1992 में जब उन्होंने जनता दल छोड़कर अपना अलग क्षेत्रीय दल बनाया समाजवादी पार्टी, तब चुनाव आयोग ने उन्हें साइकिल चुनाव चिन्ह दिया। और साइकिल हो भी क्यों, साइकिल एक आम आदमी का वाहन है। साइकिल पे बम ब्लास्ट सिर्फ भारत में नहीं होते। सबसे पहले साइकिल का उपयोग 1939 में यूके में, यानी इंग्लैंड में, जब आयरिश आर्मी ने बम ब्लास्ट पहला जो किया था, वो पहला केस है जहाँ साइकिल की जो सामने बास्केट होती है, उस बास्केट में बम रखा था और उसमें कुछ लोग मारे गए थे। 1970, 80, 90 के दशक में यूके यानी इंग्लैंड में और जर्मनी में, यूरोप के कई कंट्रीज़ में अक्सर जो बम ब्लास्ट होते थे वो साइकिल पे होते थे। 21वीं सदी में भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, लंका, ईरान, रशिया, स्पेन ऐसे कई देशों में साइकिल पे ही बम रख के बम विस्फोट किए हैं, क्योंकि साइकिल एक सस्ता वाहन है। साइकिल की कोई चेकिंग नहीं करता। गाड़ियों की तो चेकिंग होती है, बम होता तो साइकिल कोई भी गरीब आदमी लेके जाता है और रख के आता है। साइकिल कहीं भी आपको भंगार में भी मिल सकती है। साइकिल आप असेंबल भी कर सकते हो। साइकिल के नंबर्स नहीं होते। साइकिल यूज़ करने के लिए आतंकवादी कई कारण हैं जो साइकिल को यूज़ करते हैं। साइकिल गरीबों का वाहन है। भारत में वर्तमान में यदि हम जो मेरे पास आंकड़े हैं, 1000 आदमियों में से 90 लोग ऐसे हैं कि जो साइकिल का उपयोग आज भी कर रहे हैं। हमारे देश में 1.5 करोड़ साइकिल हर साल बनती हैं। प्रधानमंत्री से लेकर तमाम लोगों के फ़ोटोग्राफ्स मार्केट में हैं। जब ये मुख्यमंत्री थे और जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी तो नरेंद्र मोदी भी साइकिल चलाते हुए गए थे। हमारे यहाँ अक्सर साइकिल चलाना एक अच्छी बात भी कहते हैं। कई शहरों में जब बड़े बड़े रोड बनते हैं तो साइकिल ट्रैक अलग से बनता है। कई गार्डन्स में साइकिल ट्रैक है। आज हमारा देश साइकिल के एक्सपोर्ट्स में भी बहुत सारा पैसा कमाता है। ये तमाम बातें देखने के बाद क्या हम ये कह सकते हैं कि साइकिल से समाजवादी पार्टी से जोड़ के क्या साइकिल समाजवादी पार्टी के मत्थे चढ़ा दी, ऐसी चढ़ा दी कि क्या हर साइकिल चलाने वाला समाजवादी है? क्या हर साइकिल मैन्युफैक्चरर समाजवादी है? मानो उसके सारा पैसा समाजवादी पार्टी में ही जाता होगा। हर गरीब जो साइकिल पे चलता है वो भी समाजवादी पार्टी का ही आतंकी है। या जो मजदूर कोविड फर्स्ट लहर, पहली लहर के बाद हज़ारों किलोमीटर दूर चल के आ गए, वो भी साइकिल के साथ साइकिल पे बैठ के आए। एक लड़की थी गुड़गांव में जो बिहार के एक देहात में अपने बुज़ुर्ग पिता को, बीमार पिता को साइकिल पे बिठा के ले गई थी। उसके बाद कई दुनिया में उसका सत्कार हुआ, सम्मान हुआ, उसे साइकिलें गिफ्ट दे दी। लोगों ने उसमें भविष्य देखा साइकिल स्पोर्ट्स का। साइकिल एक ओलंपिक में भी एक इवेंट माना जाता है। ये क्या सब आतंकी उससे जुड़ते हैं और समाजवादी पार्टी के मेंबर हैं? सबसे बड़ी बात, नीतीश कुमार ने जो क्रांति की लड़कियों को साइकिल दे के बिहार में और लगातार अपना महिलाओं के प्रति, महिलाओं के सेक्टर में अपना वोट बैंक बना के रखा, तो क्या नीतीश कुमार भी समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं और नीतीश कुमार की साइकिल भी उसी आतंकवादियों से जुड़ी है? सवाल ये है, ये बहुत ही बेतुकी बात होती है कि साइकिल है तो समाजवादी है और समाजवादी है तो आतंकी है। किसी आतंकी ने साइकिल का, जब पहला केस मैंने यूनाइटेड किंगडम का बताया 1936 में जब साइकिल यूज़ हुई थी, तब तो शायद मुलायम सिंह की अलग पार्टी भी नहीं थी, मुलायम सिंह के पास सिंबल भी नहीं था। तो क्या हम ये माने तब भी आयरिश आर्मी ने ये सोच के किया था
कि आने वाले समय में मुलायम सिंह को साइकिल मिलेगा तो अभी से साइकिल का यूज़ करो और साइकिल को इतना बदनाम करो कि साइकिल पे कोई मोहर भी नहीं लगाए। ये खोखलापन राजनीति का इसलिए सामने आता है जब आपके पास मुद्दे नहीं होते, और आपके पास मुद्दे इसलिए नहीं होते क्योंकि आप अब कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हो। जितना आपने बोला पिछले 2014 से, उसको क्रियान्वयन करने में बुरी तरह से नाकाम रहे। जब आप पुरानी बातें जो आपने कही वो नहीं बता सकते कि हमने की है, तो फिर नए शगुफे छोड़ते हो। नए शगुफे छोड़ने के बाद भी लोग नए लॉलीपॉप या नए आश्वासनों पे विश्वास रखते हैं, लेकिन काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। फिर लोगों को पता पड़ने लगा है कि ये सिर्फ अपने मन की बात करते हैं, हवाबाजी करते हैं, इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ आश्वासन है। तो फिर जो लोग आपको पसंद नहीं करते या आपके विश्वसनीयता आपकी कम हो जाती है, ऐसे में फिर आप 80-82 पे आते हो, 80-20 पे आते हो, क्योंकि बार बार आपको 20% मुसलमानों का डर दिखा दिखा के 80% हिंदुओं का शोषण ही करना है राजनीतिक। क्योंकि मिला तो किसी को कुछ नहीं, चाहे हिंदू ने हिंदुओं के नाम पे वोट दिया, मुसलमान के खिलाफ वोट दिया या मुसलमानों के साथ मिल के वोट दिया, जो भी सत्ता में आता है मक्खन खाने आता है। इसलिए आज प्रधानमंत्री के भाषण को सुनने के बाद मुझे लगा कि क्या हमारे राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि अब साइकिल पे यदि बम ब्लास्ट होता है तो उसे सीधी समाजवादी पार्टी से जोड़ा जाए। अनुराग ठाकुर फोटोग्राफ्स दिखा रहे हैं सबको कि समाजवादी पार्टी से कैसा इन लोगों का संबंध है। केंद्र में उनकी सरकार है, राज्य में उनकी सरकार है। यदि फोटोग्राफ अनुराग ठाकुर के पास है, यदि लोग अनुराग ठाकुर के पास है, यदि अनुराग ठाकुर के पास एक कन्फर्म्ड है कि समाजवादी पार्टी का पूरा संबंध आतंकवादियों के साथ है, तो फिर अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और तमाम समाजवादी के नेता आज रोड पे क्यों हैं, जेल के अंदर क्यों नहीं है? क्या मजबूरी है भारत सरकार की या राज्य सरकार की कि वो मुलायम सिंह से लेकर तमाम लोगों को बाहर छोड़े हुए हैं, यदि उनके पास प्रूफ है? और यदि प्रूफ नहीं है तो मात्र ये चुनाव के समय दिखाने वाला जुमला है क्या? आखिर में मैं आपको एक बात बता देता हूँ, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ, हिंद वॉइस में ये वॉइस पूरे जमात का है, ये वॉइस पूरे भारतीयों का है, इसलिए बोलने का अधिकार है। तो सवाल पूछूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तीसरा चुनाव लड़ रहे थे विधानसभा का गुजरात में, तब चुनाव के आखिरी दौर में उन्होंने एक पत्र लिखा था और उस रैली में कहा था कि ये पत्र है भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय का। ये पत्र बताता है कि गुजरात की सर क्रीक, जो ज़मीन है समुद्र का जो एक हिस्सा है जिसको सर क्रीक कहा जाता है, वो पाकिस्तान को देने वाली है भारत सरकार, और मैं ये होने नहीं दूंगा जब तक मैं जीवित हूँ। ये बात उन्होंने कही थी। आज मेरा उनको खुला चैलेंज है, यदि वो पत्र वाकई सही था और वो पत्र लिखा गया था या ऐसा कोई कॉरेस्पॉन्डेंस भी था जिसमें पाकिस्तान को ज़मीन दी जाई थी, तो पूरा देश आज मोदी जी के साथ खड़ा रहेगा। यदि मोदी जी मनमोहन सिंह और तमाम गांधी परिवार को और कांग्रेसियों को, उस समय के तमाम कैबिनेट मंत्रियों को जेल में डालेगा, इसलिए कि वो सर क्रीक देने वाले थे। लेकिन वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि ऐसा कोई पत्र था ही नहीं। दूर से ऐसा पत्र दिखा के लोगों के मन में भ्रम फैलाना ये पुरानी बात है। शायद जो हमारे आईबी मिनिस्टर कर रहे हैं वो भी यही होगा। इसलिए आज नरेंद्र मोदी को तोला गया। आपका चुनाव का समय है, मैं बार बार कहता हूँ, कई महीनों से कहते आ रहा हूँ, 30 सेकंड का समय मिलता है बटन दबाने के लिए। बटन दबाते समय जात पात धर्म पे मत बताइएगा, देखिएगा कौन आपका भला कर सकता है, उत्तर प्रदेश का भला कर सकता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के ये चुनाव 2024 की लोकसभा के चुनाव की किस्मत लिखने वाले हैं। आज इतना ही, फिर आऊँगा किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा हिंद।